पहले से ही 5 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स थी और अब सबसे बड़ा डर ये था कि क्या अब हर कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा। ईयर 1968 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया गया। इस ट्रीटी का मेन आइडिया यह था कि न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल किया जाए और करीब 190 कंट्रीज ने इस एनपीटी को एक्सेप्ट करके इस पे साइन किया। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी जिन्होंने इस फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें पाकिस्तान, इंडिया और इसराइल जैसे कंट्रीज शामिल है। अमेरिका, सोवियत यूनियन और दूसरी मेजर न्यूक्लियर पावर्स को लग रहा था कि एनपीटी एग्रीमेंट साइन करने के बाद अब न्यूक्लियर वेपन्स का फैलाव कंट्रोल हो जाएगा और पूरे दुनिया में सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब रहेगा। लेकिन इसी दौरान नॉर्थ कोरिया छुपके से एटम बॉम्ब बना रहा था। नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर किम संग ने एनपीटी से निकलने की धमकी दे दी। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने यह धमकी सुनते ही उसके पैरों से जमीन खिसक गई। कुछ ही देर बाद नॉर्थ कोरिया ने खुद अनाउंस कर दिया ही हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ न्यूक्लियर टेस्ट। जैसे जैसे नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाता गया वैसे वैसे इंटरनेशनल कंट्रीज ने नॉर्थ कोरिया पर सख्त सैंक्शन लगा दिए। ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे ज्यादा सैंक्शन कंट्रीज में से एक बन चुका है। साल 1942 दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की आग में जल रही थी। पूरा यूरोप एक नाम से डरता था, वो था जर्मनी। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually. ये डर अमेरिका को इसलिए था ताकि कहीं जर्मनी पहले एटम बम ना बना ले। इसी खौफ ने अमेरिका को एक सीक्रेट मिशन की तरफ धकेल दिया। इस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का एक ही मकसद था, जर्मनी से पहले एटम बॉम्ब तैयार करना। 3 साल तक अमेरिका ने सीक्रेट लैब्स, मैसिव फंडिंग और हजारों वर्कर्स के साथ दिन रात एक करके 16 जुलाई ईयर 1945 न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला एटॉमिक टेस्ट हुआ और अमेरिका दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन बना। इसके बाद दुनिया की सुपर पावर्स के दरमियान न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हो गई और अब अगला बड़ा प्लेयर था सोवियत यूनियन। 29 अगस्त साल 1949 को काजाकिस्तान के पोलीगॉन साइट पर सोवियत यूनियन ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब RDS-1 टेस्ट किया। यह बॉम्ब यूएस डिजाइन जैसे था। इस सक्सेस के बाद सोवियत यूनियन दुनिया का दूसरा न्यूक्लियर पावर बन गया। सोवियत यूनियन के बाद न्यूक्लियर रेस और भी आगे बढ़ गई और ब्रिटेन, जैसे आप लोग यूके कहते हैं, उन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। यूएसए से लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी ब्रिटेन ने अपनी साइंटिफिक कैपेबिलिटी पर ट्रस्ट किया और ईयर 1952 में मोंटीबीलो ऑस्ट्रेलिया आइलैंड में एटम बॉम्ब टेस्ट किया और यूके दुनिया का 3rd न्यूक्लियर पावर बन गया। इसके बाद फ्रांस ने CEA एस्टेब्लिश करके अपना इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। लॉन्ग साइंटिफिक रिसर्च, यूरेनियम एनरिचमेंट और सहारा डिजर्ट टेस्टिंग के बाद ईयर 1960 में फ्रांस ने गेबॉइज नाम का अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब सक्सेसफुली एक्सप्लोड कर दिया और फ्रांस दुनिया का 4था न्यूक्लियर पावर बन गया। इन 4 कंट्रीज के बाद अब न्यूक्लियर रेस का अगला चैप्टर लिखने वाला था चाइना। एशिया में चाइना ने स्टार्ट में ही सोवियत यूनियन की हेल्प से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, लेकिन बाद में अपना प्रोजेक्ट फुली इंडिपेंडेंट कर लिया। लूपनूर टेस्ट साइट पर ईयर 1964 में प्रोजेक्ट फाइनेंस सक्सेसफुली एक्सप्लोड कर लिया और चाइना 5वां न्यूक्लियर पावर बन गया। इस तरह से सिर्फ 20 सालों तक के अंदर अंदर दुनिया के 5 मेजर न्यूक्लियर पावर्स में कन्वर्ट हो चुकी थी। पहले से ही 5 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स थी और अब सबसे बड़ा डर यह था कि क्या अब हर कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा। इसी डर और ग्लोबल टेंशन की वजह से ईयर 1968 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया गया, जिसे कहते हैं एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसको यूनाइटेड नेशंस के अंडर दुनिया के मेजर न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स ने मिलकर डिजाइन किया था, जिसमें सबसे ज्यादा रोल न्यूक्लियर कंट्रीज का था, जैसे अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन का। इस ट्रीटी का मेन
आइडिया यह था कि न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल किया जाए और इसको सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज तक रखा जाए। इस एग्रीमेंट के बाद ईयर 1970 में एनपीटी ऑफिशियली इंप्लीमेंट हो गया। इस ट्रीटी को ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्ट करने के लिए दुनिया के लगभग 190 कंट्रीज को इस सिस्टम में शामिल होने की दावत दी गई। आने वाले कुछ सालों में ज़्यादातर मुल्कों ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया और करीब 190 कंट्रीज ने इस एनपीटी को एक्सेप्ट करके इस पे साइन किया। इस एनपीटी एग्रीमेंट ट्रीटी ने दुनिया के न्यूक्लियर सिस्टम को 3 क्लियर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप उन कंट्रीज का बना जो पहले से ही न्यूक्लियर वेपन कंट्री थी, जैसे अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। इन कंट्रीज को ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर रखने का परमिशन दी गई कि ये अपना न्यूक्लियर वेपन्स को रख सकती है। दूसरा ग्रुप उन कंट्रीज का बना जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थी, जैसे नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहा गया। इन कंट्रीज ने कमिटमेंट दिया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगी और ना ही एक्वायर करेगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था पीसफुल यूज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। इसका मतलब यह था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन, मेडिकल रिसर्च और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा। और इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए एक इंटरनेशनल एजेंसी बनाई गई जिसे कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA। इस एजेंसी का काम सिर्फ एक चीज को इंश्योर करना था कि पहले जो कंट्रीज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज कर रही है वो उसे सिर्फ पीसफुल पर्पसेस तक ही लिमिटेड रखे। दूसरा, उन कंट्रीज की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और प्रोग्राम को इंस्पेक्ट करना, उन पे नजर रखना ताकि कोई भी कंट्री सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स न बना सके। तीसरा, न्यूक्लियर मटेरियल्स का रिकॉर्ड चेक करना और उनकी ट्रैकिंग करना ताकि यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे डेंजरस मटेरियल मिसयूज न हो और कंट्रीज को टेक्निकल सपोर्ट देना ताकि वो न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी और मेडिकल रिसर्च जैसे पीसफुल कामों में यूज कर सके। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी जिन्होंने इस फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट नहीं किया और इस एग्रीमेंट पर भी साइन नहीं किया, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और इसराइल जैसे कंट्रीज शामिल हैं। लेकिन इस ग्लोबल न्यूक्लियर सिस्टम के बीच एक ऐसी कंट्री भी थी दोस्तों जो धीरे धीरे चुपके से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रही थी, जबकि उसने एनपीटी साइन किया था और दुनिया को यह कमिटमेंट दिया था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा। अब वो कंट्री थी नॉर्थ कोरिया। अब असल गेम पर्दे के पीछे चल रहा था। अमेरिका, सोवियत यूनियन और दूसरी मेजर न्यूक्लियर पावर्स को लग रहा था कि एनपीटी एग्रीमेंट साइन करने के बाद अब न्यूक्लियर वेपन्स का फैलाव कंट्रोल हो जाएगा और पूरे दुनिया में सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब रहेगा। लेकिन इसी दौरान नॉर्थ कोरिया चुपके से एटम बॉम्ब बना रहा था। लेकिन यह एक सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा कि जब उसने ईयर 1985 में एनपीटी पर साइन करके दुनिया को ये यकीन दिलाया था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा, तो फिर उसने उसी एग्रीमेंट को तोड़कर चुपके से एटम बॉम्ब क्यों बना रहा था? इसी सवाल का जवाब शुरू होता है ईयर 1960 में, जब दुनिया कूल वार की बीच से गुजर रही थी। एक तरफ अमेरिका और उसके सपोर्ट में कुछ मुल्क थे और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की सपोर्ट में कुछ मुल्क थे। इसी ग्लोबल कंपटीशन एनवायरनमेंट में सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट देना स्टार्ट किया, लेकिन ये सपोर्ट डायरेक्टली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए नहीं थी। इस सपोर्ट का मेन फोकस ज़्यादा टेक्निकल और साइंटिफिक लेवल पर था, जिसमें नॉर्थ कोरिया साइंटिस्ट को न्यूक्लियर साइंस की बेसिक ट्रेनिंग दी गई, रिसर्च का एक्सपीरियंस दिया गया और उनको ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी तक एक्सेस मिला जो न्यूक्लियर एनर्जी को समझने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के कंट्रोल सोवियत यूनियन के पास नहीं थी, बल्कि नॉर्थ कोरिया के फाउंडर और सुप्रीम लीडर किम संग के पास थी। किम संग को लगता था कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स बन चुका है, नेटो और अमेरिका ग्लोबल डिसीजन कंट्रोल करती है और अमेरिका के इस पावर की वजह से मिडिल ईस्ट
कंट्रीज जैसे कमज़ोर मुल्कों को उंगलियों पे नचाती है। नॉर्थ कोरिया ने इस पूरे ग्लोबल सीन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। नॉर्थ कोरिया को लग रहा था कि अगर किसी कंट्री के पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम ना हो तो वो किसी पावरफुल कंट्री के प्रेशर से बच नहीं सकता। किम संग को लगता था कि दुनिया में सर्वाइवल सिर्फ सिंपैथी या डिप्लोमेसी से नहीं होता बल्कि रियल पावर से होती है। और उनकी नज़र में सबसे स्ट्रॉन्ग पावर का सोर्स था न्यूक्लियर बॉम्ब। उनके लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ वेपन्स नहीं था बल्कि एक सर्वाइवल गारंटी बन चुकी थी। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। सिर्फ सोचने से न्यूक्लियर वेपन नहीं बनती, इसके लिए एडवांस ट्रेंड साइंटिस्ट, रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूल और कई सालों की रिसर्च की ज़रूरत होती है। इसी मकसद के लिए नॉर्थ कोरिया ने धीरे धीरे अपना न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ का सबसे बड़ा और अहम हब योंगबियान न्यूक्लियर साइंटिफिक रिसर्च सेंटर था। यही इस जगह पर एटम बॉम्ब बन रहा था और साइंटिस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए रिसर्च कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे दुनिया को शक होना शुरू हो गया। फिर ईयर 1980 के दौरान अमेरिका और दूसरे मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसी स्पाई सैटेलाइट्स के जरिए नॉर्थ कोरिया में योंगबियान के मकाम पर रिसर्च की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रही थी। सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली नज़र आ रही थी कि रिएक्टर रेगुलरली ऑपरेट कर रहे हैं और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के साइज भी बढ़ता जा रहा है। किसी ने नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर बॉम्ब को नहीं देखा था, लेकिन एक्सपर्ट्स को ऐसे एविडेंस मिल रहे थे जिनसे लगता था कि नॉर्थ कोरिया फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ज़रूरी मटेरियल जमा कर रही है। फिर इसके बाद ईयर 1992 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स ने नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर फैसिलिटी का इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के दौरान एक्सपर्ट्स को शक हुआ कि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की जो क्वांटिटी बताई है असल में उससे कहीं ज़्यादा है। IAEA एजेंसी ने नॉर्थ कोरिया से न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के इंस्पेक्शन की इजाज़त मांगी, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इस रिक्वेस्ट को मानने से सीधा इनकार कर दिया। यही से अब नॉर्थ कोरिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के दरमियान बहस शुरू हो गई। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई दोस्तों कि ईयर 1993 में नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर किम संग ने NPT से निकलने की धमकी दे दी। नॉर्थ कोरिया ने ये एग्रीमेंट ट्रीटी असल में साल 1985 में साइन की थी और वादा किया था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने यह धमकी सुनते ही उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का मसला सिर्फ साइंस का नहीं था बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल सिक्योरिटी का भी मसला बन चुका था। इसके बाद कई सालों तक अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान बातचीत होती रही और बार बार अमेरिका नॉर्थ कोरिया को धमकी देता रहा कि अगर तूने एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश भी की तो तुम पर हर कंट्री की तरफ से सैंक्शंस लगेंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया इस धमकियों के बावजूद उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने के बजाय और ज़्यादा तेज़ कर दिया। आखिरकार नॉर्थ कोरिया ने ईयर 1950 में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था और लगभग 50 साल की रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद 9 अक्टूबर साल 2006 को अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। If the North Korean dictator is telling the truth, nuclear and missile tests will be halted and a nuclear test site will be shut down. In making the announcement, Kim Jong-un said it's time to change the country's priorities. North Korean state TV carried जब ब्लास्ट हुआ उसने ज़मीन के अंदर सेस्मिक वेव्स पैदा की और दुनिया भर की मॉनिटरिंग स्टेशंस ने एक छोटा सा आर्टिफिशियल अर्थक्वेक डिटेक्ट कर लिया। कुछ ही देर बाद नॉर्थ कोरिया ने खुद अनाउंस कर दिया ही हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड अ न्यूक्लियर टेस्ट। लेकिन रुको, अगर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर बॉम्ब को अपनी सर्वाइवल गारंटी समझता था, अगर उसकी लीडरशिप पहले ही ये बिलीव करती थी कि मुल्क की सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब ज़रूरी है, तो फिर नॉर्थ कोरिया ने ईयर 1985 में NPT पर साइन ही क्यों किया? अरे NPT तो एक ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका बेसिक पर्पस भी यही है कि जिस कंट्री के पास पहले से एटम बॉम्ब नहीं था वो कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकती थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस ट्रीटी पर नॉर्थ कोरिया ने खुद साइन किया था, कुछ सालों बाद उसी ट्रीटी को रिजेक्ट किया? उस वक्त इस NPT एग्रीमेंट
एग्रीमेंट साइन के पीछे 3 मेन रीजंस थी। पहला, उस वक्त नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड था और उस वक्त नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसीलिए वो अपनी सर्वाइवल और डेवलपमेंट के लिए सोवियत यूनियन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड था। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी उसकी ऑयल सप्लाई और टेक्नोलॉजी का सिस्टम सोवियत यूनियन के बगैर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर इंडस्ट्रीज, सपोर्ट, एनर्जी रिसोर्सेज और टेक्निकल असिस्टेंस उसे डायरेक्ट सोवियत यूनियन से मिलती थी। और यहाँ पर सोवियत यूनियन की अपनी ही एक स्ट्रेटजी थी। वो चाहती थी कि नॉर्थ कोरिया ग्लोबल न्यूक्लियर सिस्टम के अंडर आए और एनपीटी इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करके उस पर साइन करे। इस सिचुएशन में नॉर्थ कोरिया के लिए एनपीटी रूल साइन करना सोवियत यूनियन की तरफ से एक प्रेशर वाला डिसीजन था और नॉर्थ कोरिया ये भी समझता रहा कि अगर वो दुनिया के सामने सीधा कहे कि मैं एनपीटी एग्रीमेंट रूल साइन नहीं करूँगा और मैं एटम बम बनाऊँगा, तो इससे नॉर्थ कोरिया पर बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता था। इसीलिए उसने एनपीटी साइन करके एक इमेज बनाई और दुनिया को ये यकीन दिखाया कि वो न्यूक्लियर चीज़ों को कंट्रोल कर रही है और पीसफुल डायरेक्शन में जा रहा है। इस स्टेप से नॉर्थ कोरिया पर इंटरनेशनल प्रेशर थोड़ा कम हो गया और नॉर्थ कोरिया को एक ऐसा वक्त मिल गया जिसमें वो चुपके से अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डेवलप कर सके। और फाइनली वजह ये भी थी दोस्तों कि जब एनपीटी एग्रीमेंट साइन करने का वक्त था ईयर 1985 में, उस वक्त नॉर्थ कोरिया के पास कोई रेडी न्यूक्लियर बम नहीं था। वो अभी भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बिल्कुल अर्ली स्टेज पर था। नॉर्थ कोरिया ने जब एनपीटी एग्रीमेंट को रिजेक्ट किया तो उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने लगातार बैलिस्टिक मिसाइल और एटॉमिक बम के टेस्ट शुरू कर दिए थे। तो दुनिया भर में एक बहुत बड़ा कंसर्न पैदा हो गया। जैसे जैसे नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाता गया, वैसे वैसे इंटरनेशनल कंट्रीज ने नॉर्थ कोरिया पर सख्त सैंक्शन लगा दिए और उसे ग्लोबल सिस्टम और ट्रेड से ख़त्म कर दिया। ईयर 2006 में जब नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो यूनाइटेड नेशंस ने तुरंत पहली सैंक्शन लगाई। इसमें नॉर्थ कोरिया पर वेपन्स बैन लगाया गया। इसमें कोई भी कंट्री उसे वेपन सेल नहीं कर सकती और साथ ही फाइनेंशियल सैंक्शंस भी स्टार्ट हो गई। फिर ईयर 2013 में जब नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल टेस्ट और न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा तो दुनिया ने रिस्पॉन्स में सैंक्शंस और ज़्यादा टाइट कर दिए। पहले से जो प्रेशर था वो अब और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम को टारगेट किया गया। नॉर्थ कोरियन बैंक्स को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से ऑलमोस्ट आइसोलेट कर दिया गया, जिसकी वजह से उनके दूसरे कंट्रीज से पैसे लेना या भेजना या ट्रांजैक्शन करना बहुत मुश्किल हो गया। इसके बाद इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये हुआ कि नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी का कैश फ्लो रुकने लगा और ट्रेड और भी लिमिटेड हो गई। इसके साथ साथ लग्जरी गुड्स पर बैन लगाया गया। इसका टारगेट नॉर्थ कोरिया की इलाइट क्लास और टॉप लीडरशिप, एक्सपेंसिव कार्स, वॉचेस, अल्कोहल और हाई एंड आइटम्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया गया। फिर ईयर 2016 में नॉर्थ कोरिया ने जब एक और न्यूक्लियर टेस्ट किया तो दुनिया का रिएक्शन पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। यूनाइटेड नेशंस ने इस दफ़ा पहले से भी सख्त इकोनॉमिक प्रेशर लगाना शुरू कर दिए। पहले जो सैंक्शन सिर्फ लिमिटेड सेक्टर्स तक थी, अब वो ग्रेजुअली एक्सपेंड होती गई और उनका इम्पैक्ट डायरेक्ट नॉर्थ कोरिया की मेन इनकम सोर्स पर पड़ने लगा, जिसमें कोल, आयरन और दूसरे मिनरल्स की एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया, जो उस वक्त नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट बैकबोन था। इसके साथ साथ एविएशन फ्यूल पर बैन लगा दी, जिससे उनकी एयर ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी और मिलिट्री लॉजिस्टिक दोनों पर प्रेशर आया। फिर ईयर 2017 के करीब नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल टेस्ट और तेज कर दिया। वैसे वैसे इंटरनेशनल रिस्पॉन्स और भी स्ट्रिक्ट होती गई। इस सख्त पाबंदियों के बाद नॉर्थ कोरिया के अंदर आने जाने वाले सामान की चेकिंग और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती गई ताकि कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रांसफ़र न हो सके। सी ट्रेड पर भी कड़ी पाबंदियां लगाई, जिससे नॉर्थ कोरिया की शिपिंग और ट्रेड एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक मुतासर हो गई। इस दौर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा और कई मुल्कों ने नॉर्थ कोरिया वर्कर्स को अपने मुल्क वापस भेजना शुरू कर दिया। इस वजह से मुल्क को बाहर से आने वाली इनकम में भी कमी का सामना करना पड़ा। इन तमाम पाबंदियों के लागू करने में यूनाइटेड नेशंस का रोल बहुत ज़्यादा था। नॉर्थ कोरिया का हर नए न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट के बाद एक नया सेट ऑफ सेक्शन ऐड होता गया। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को मगाशी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया दोस्तों।
امریکہ نے ڈالر بیسڈ ٹرانزیکشنز بلاک کی، ساتھ ہی ان بینکس پر بھی پابندی لگائی اور ان انٹرنیشنل کمپنیز پر سیکنڈری سینکشنز بھی لگ گئی جو نارتھ کوریا کے ساتھ انڈائریکٹلی بزنس کر رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی ملک یہ یا کمپنی نارتھ کوریا کے ساتھ مالی یا تجارتی تعلقات قائم نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسا کرنے پر اسے خود بھی امریکن پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ یورپ نے بھی اپنی طرف سے ویپن ٹریڈ اور فائنینشیل ایکسس کو آلموسٹ کمپلیٹلی بلاک کر دیا۔ جاپان نے فل ٹریڈ پر بین لگا اور شپنگ روٹس پر اسٹرکٹ کنٹرول انفورس کیا۔ ساؤتھ کوریا نے بھی اپنے اکنامک ٹائز آلموسٹ فریز کر دیے۔ چائنا جو ہسٹوریکلی نارتھ کوریا کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر رہا ہے، آفیشیلی امریکہ کے سینکشنز فالو کرتا رہا، لیکن گراؤنڈ لیول پر اس نے بھی ٹریڈ کو بہت کم اور اسٹرکٹلی ریگولیٹ کر لیا۔ اوورال دیکھا جائے تو نارتھ کوریا دنیا کا سب سے زیادہ سینکشن کنٹریز میں سے ایک بن چکا ہے، جہاں اکنامک سسٹم تو سروائیو کر رہی ہے، پر ہیویلی سینکشنز لگنے کی وجہ سے ان کی گروتھ اور انٹرنیشنل ٹریڈ بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ شکریہ ایوری ون، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔